हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक कोरियन ड्रामा, और ये ड्रामा नाम मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ड्रामाज में से एक है। आप बस इस ड्रामा को एंड तक देखो, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लगने वाला है। हाँ, ये ड्रामा थोड़ा पुराना ज़रूर है, बट एज यू नो ओल्ड इज़ गोल्ड। तो उसी तरह ये ड्रामा बहुत अच्छा है। तो मैं अब ज़्यादा तारीफ नहीं करती, क्योंकि आप देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दी एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड ली सो यून के साथ होती है, जो कि अभी अपने स्कूल से घर आई हुई थी। तभी इसे कुछ आवाज आती है तो सोयोन को लगता है कि उसकी मॉम है, पर वो तो उसके डैड थे। वो उसका मुंह बंद करके पूछने लगते हैं कि मॉम कहाँ पर है, पर इस बारे में सोयोन कुछ नहीं बताती। तो इसके डैड इसे मारने लगते हैं, और इसकी मॉम तो विंडो से झांककर सब कुछ देख रही थी, और वो जल्दी से डरकर यहाँ से भाग जाती हैं। तभी टाइम पे यहाँ पे पुलिस सोयोन के डैड को अरेस्ट करने के लिए पहुँच जाती है, क्योंकि उनके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम है। डिटेक्टिव किम सोयोन को ब्लैंकेट के नीचे देखते हैं और जल्दी से उठाकर घर से बाहर लाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिस को सोयोन की मॉम ने कॉल किया था उसके डैड को अरेस्ट करने के लिए। वो डिटेक्टिव किम से कहती है कि इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मरेगी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हम इस ड्रामा के मेन लीड हान जंग वू को देखते हैं, जो कि अमेरिका में रहता है, और वो अभी बास्केटबॉल खेल रहा था। इतने में उसे पता चलता है कि उसके डैड यहाँ उससे मिलने आए हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है और भागते हुए रूम में आता है, पर फिर इसे यहाँ पता लगता है कि डैड नहीं बल्कि उसके डैड के असिस्टेंट आए हैं। जंगवू को अपने डैड से मिलना था, इसीलिए वो असिस्टेंट के साथ वापस कोरिया आ जाता है, और यहाँ वो अपनी स्टेप मॉम से मिलता है और उनके साथ मिलकर अपने डैड को पिक करने के लिए हॉस्पिटल जाता है। पर उसके डैड उसे देखकर गुस्सा होते हैं कि तुम कोरिया क्यों आ गए। जंगवू के डैड, जिनका नाम हान ते जून है, उनके ऊपर मनी फ्रॉड का केस हुआ था और वो जल्द ही जेल से बाहर आए थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जंगवू के डैड मैडम कांग नाम की लेडी को धमकी दे रहे होते हैं, जो कि चेयरमैन यानी उसके डैड की न्यू वाइफ थी। हान ते जून के डैड जल्द ही मरने वाले थे, और मैडम कांग का एक बेटा है जिसका नाम कांग ह्यून जून है, इसीलिए वो भी चेयरमैन के पैसों का हिस्सेदार है। हान ते जून ने मैडम कांग के बेटे को किडनैप कर लिया ताकि मैडम कांग उसे पूरे पैसे दे दे। पर तभी हान ते जून को पता लगता है कि ह्यूंग जून विंडो से कूदकर भाग गया है। इसके बाद मैडम कांग के पास उनकी नर्स आती है और उन्हें चुपके से बताती है कि ह्यूंग जून को उसने एक सेफ जगह पर छुपा दिया है। और फिर यहाँ हम सुयोन को देखते हैं, जो कि अपने मॉम के साथ मिलकर अपने डैड की अस्थियों को नदी में फेंक रही थी। उसके डैड ने मर्डर किया था, इसीलिए उन्हें डेथ की सज़ा मिली थी, सजाए मौत। वैसे अब सुयोन और उसकी मॉम उसके डैड के मारपीट से तो बच गए थे, पर उनके ऊपर एक मर्डर की वाइफ और बेटी का लेबल लग गया था। इस वजह से दोनों ही रो रही होती हैं। डिटेक्टिव किम को भी इन लोगों की ये हालत देखकर बुरा लगता है। फिर सुयोन अपनी मॉम के साथ रेस्टोरेंट गई होती है, और उसकी मॉम बहुत ड्रिंक कर कर खुशी मना रही होती हैं कि उसके गंदे डैड से दोनों को छुटकारा मिल गया। वो सुयोन को समझाती हैं कि अब तुम्हें अपने डैड की वजह से स्कूल बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ाई करना और जल्द ही बड़े होकर मेरे लिए पैसे कमाना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हुई है। अब तभी यहाँ सभी लोग इन दोनों के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये दोनों तो वही मर्डरर की बेटी और वाइफ हैं। आखिर ये दोनों ऐसे घर से बाहर कैसे निकल सकती हैं। ये सुनकर सुयोन की मॉम सभी पर चिल्लाने लगती है कि अब तो हमें चैन से जीने दो, हमें बख्श दो। क्या तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी, वो फेमस किलर अब मर चुका है। सोयोन जल्दी से अपनी मॉम को चुप कराती है, तो उसकी मॉम कहती है कि आखिर हम क्यों डरे और चुप क्यों रहे। ना तुमने किसी का खून किया है और ना ही मैंने। ये सब बोलकर वो ड्रिंक करे जा रही होती हैं, और सोयोन को ये सब देखकर बुरा लगता है। फिर रात में हम देखते हैं कि जंगवू को नींद नहीं आ रही होती है, तो वो बाहर वॉक करने जाता है। तभी उसे पार्क में सोयोन दिखती है। जंगवू याद करता है कि जब वो हॉस्पिटल गया था तब उसने बाहर इसे खड़ा देखा था। अब यहाँ पर वो उसके पास जाकर उससे बात करने लगता है, और सोयोन ये देखकर शॉक में होती है और यहाँ से जाने लगती है। पर तभी जंगवू इसे रोककर पूछता है कि क्या तुम यहीं आसपास रहती हो। सोयोन कुछ नहीं बोलती, तो जंगवू ही उसे अपने बारे में बताने लगता है
कि मैं यहीं पास में रहता हूँ, और वो उसका नाम नेम टैग से पढ़ लेता है और बताता है कि मेरा नाम जंगवो है। और सोयोन को इतना चुप देखकर पूछता है कि क्या तुम बोल नहीं सकती? तो सोयोन इससे कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? असल में यहाँ आसपास के सभी लोगों को सोयोन के डैड के बारे में पता था। जंगवो हंसकर पूछता है कि क्या तुम इतनी फेमस हो कि यहाँ सबको तुम्हारे बारे में पता है? कहीं तुम कोई टीवी सेलिब्रिटी तो नहीं? पर इसका वो जवाब नहीं देती और यहाँ से जाने लगती है। तभी जंगवो इसका नाम लेकर इसे बुलाता है। ये सुनकर सोयोन शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके डैड की वजह से उसका कोई फ्रेंड नहीं था और सभी उसे मर्डर की बेटी कहते थे, नाम तो कभी लेते ही नहीं थे। यहाँ तक कि स्कूल में भी कोई इससे बात नहीं करता था। अब सोयोन वापस जंगवो को ढूंढते हुए पार्क में आ जाती है और वो इससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ तुम कौन हो। सोयोन फिर भी कुछ नहीं कहती तो जंगवो कहता है, क्या मैं खुद गेस करूं कि तुम कौन हो? पर तभी बारिश होने लगती है और जंगवो झूले के नीचे चला जाता है। वो सोयोन को भी बुलाता है, पर वो तो इसे वेट करने को बोलकर अपने घर चली जाती है अम्ब्रेला ढूंढने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती है क्योंकि किसी ने पहली बार उसे सोयोन कहकर बुलाया था। अब वो जल्दी से बारिश में भीगते हुए जंगवो को अम्ब्रेला देने लगती है और कहती है कि तुम इसे लेकर अपने घर चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं तो ऑलरेडी भीग चुकी हूँ। तो वो अम्ब्रेला लेकर कहता है कि ठीक है, फिर मैं कल तुम्हें ये वापस कर दूंगा। इस पर सोयोन पूछती है कि क्या कल तुम यहाँ वापस आओगे? जंगवो कहता है, ऑफ कोर्स, तुम्हें ये अम्ब्रेला देने तो आना ही पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर इसके बाद जंगवो यहाँ से जाते हुए देखता है कि वो अम्ब्रेला तो फटा हुआ है, जिसकी वजह से वो बेचारा भीग जाता है, पर फिर भी खुशी से स्माइल कर रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सोयोन जंगवो से मिलने के लिए घर से बाहर निकल रही होती है। उसकी मॉम उससे पूछती है तो सोयोन कहती है कि मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ये सुनकर सोयोन की मॉम को लगता है कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि इसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। अब पार्क में पहुंचकर सोयोन सोचने लगती है कि क्या जंगवो यहाँ आएगा या फिर नहीं आएगा। और यहाँ जंगवो अपने घर से निकल रहा होता है सोयोन को अम्ब्रेला देने जाने के लिए, पर तभी उसकी स्टेप मॉम उसे बताती हैं कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है, इसीलिए सभी को फ्यूनरल के लिए जाना होगा। फिर पूरा दिन बीत जाता है और रात तक जंगवो अपने डैड का इंतज़ार करता है। फिर वो जैसे ही यहाँ आते हैं तो जंगवो से कहते हैं कि अगली बार पढ़ाई को ऐसे बीच में छोड़कर यहाँ मेरी परमिशन के बिना मत आ जाना। तो जंगवो कहता है कि डैड, आई एम रियली सॉरी, बट क्या मैं छुट्टियों में यहाँ आपसे मिलने आ सकता हूँ? ये सुनकर जंगवो के डैड कहते हैं कि अगर तुम्हें वापस नहीं जाना तो मत जाओ। जंगवो बहुत हैप्पी हो जाता है और पूछता है कि डैड, आप सच कह रहे हैं ना? डैड कहते हैं कि हाँ, देखो, मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर के जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपने आसपास किसी लोगों पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ तुम पे करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दोगे और मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बाहर से जंगवो की स्टेप मॉम सारी बातें सुन रही होती हैं। फिर इसके बाद जंगवो अपने रूम में आकर अम्ब्रेला देखता है और अपसेट होता है कि इतनी रात हो गई। उधर सोयोन पूरा दिन वेट करने के बाद रात में अपसेट होकर घर की तरफ जा रही होती है, मगर तभी उसे एक घर की विंडो टूटी दिखाई देती है तो वो अंदर झांककर देखने लगती है और यहाँ मैडम कांग का बेटा ह्यूंगजून होता है। सोयोन इससे पूछने लगती है कि बच्चे, तुम ठीक तो हो? तभी इतने में यहाँ मैडम कांग की नर्स आ जाती है और वो सोयोन पर चिल्लाने लगती है कि तुम दूसरों के घरों में क्यों झांक रही हो। सोयोन कहती है कि वो बच्चा अकेले डर रहा था तो इसीलिए मैं बस उसकी मदद कर रही थी। नर्स इसे समझाती है कि तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर सोयोन इन्हें सॉरी कहकर यहाँ से घर चली जाती है। अगले दिन डिटेक्टिव किम को देखते हैं जो कि अपने कैप्टन को मना रहे होते हैं कि केस को दोबारा ओपन करा जाए, क्योंकि अभी शक है कि शायद सोयोन के डैड असली खूनी नहीं है। पर कैप्टन इसकी बात नहीं सुनता और अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, नहीं तो इसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर इसके बाद डिटेक्टिव किम सोयोन को स्कूल जाते हुए देखते हैं। यहाँ सभी स्टूडेंट्स उसके बारे में बातें कर रहे थे और ये डिटेक्टिव किम को देखकर बुरा लगता है कि वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहे।
फिर इसी स्कूल में हम जंगवो को आते देखते हैं। वो सभी क्लास में जाके सोयोन को ढूंढ रहा होता है। तभी कुछ लड़कियां इसे देखने लगती हैं और वो इससे पूछती हैं कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। जंगवो कहता है कि क्या तुम सोयोन को जानती हो। उसका नाम सुनते ही ये लोग इसे बिना कुछ बताए यहाँ से चली जाती हैं। जंगवो को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। तभी वो देखता है एक क्लास के बाहर सभी स्टूडेंट जमा होते हैं और ये लोग सोयोन की वजह से कुकिंग क्लास के लिए अंदर नहीं जा रहे थे। फिर टीचर आकर सभी स्टूडेंट से पूछती है कि वो लोग बाहर क्यों हैं। तो ये सभी बताते हैं कि नंबर 27 की वजह से, और सभी टीचर से कहते हैं कि आप उसे कोई दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र करा दो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम एक मर्डर की बेटी के साथ स्कूल में पढ़ें। सभी कहते हैं कि क्या पता ये हमें भी मार दे। तभी जंगवो देख लेता है कि वो लड़की सोयोन है जिसके बारे में ये सभी बातें कर रहे हैं। वो बाहर आकर टीचर से पूछती है कि मेरा पेट दुख रहा है, तो क्या मैं क्लास में रेस्ट करने जा सकती हूँ। टीचर इसे कहती है कि हाँ ठीक है, जाओ तुम रेस्ट करो और सभी स्टूडेंट्स क्लास में चलो। तो सभी सोयोन से दूर होकर क्लास में चले जाते हैं और फिर सोयोन यहाँ से जाने लगती है तो वो जंगवो को देखकर शॉक्ड हो जाती है और देखती है कि जंगवो के हाथ में तो उसका अम्ब्रेला है। वो उससे बात करने लगती है पर जंगवो तो इससे डरकर पीछे हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि ये एक मर्डरर की बेटी है। सोयोन अपसेट होकर यहाँ से चली जाती है और फिर क्लास में सभी जंगवो से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अब्रॉड से पढ़कर आया है। पर जंगवो तो सोयोन के बारे में सोच रहा था और उसकी बेंच की तरफ देखता है कि वो तो यहाँ नहीं है। सभी जंगवो को बताने लगते हैं कि सोयोन के डैड एक मर्डरर है और उन्होंने 2 लोगों को मारा है। सोयोन ने अपने डैड को घर में छुपाने की कोशिश की थी और ये सभी उसे सोयोन से दूर रहने के लिए कहते हैं, पर ये तो इन लोगों से बात नहीं करता और बाहर बारिश देखने लगता है। तो ये सभी जंगवो के बारे में भी बातें करने लगते हैं कि ये लड़का तो क्यूट है, पर ये उस मर्डर की बेटी को कैसे जानता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगवो स्कूल में बास्केटबॉल खेल रहा होता है और सोयोन भी उसे खेलते देख रही थी। जंगवो ये बास्केटबॉल जीत जाता है। फिर गेम के बाद कुछ स्टूडेंट्स इसे बुली करने लगते हैं जिसको इसने गेम में हरा दिया था। जंगवो को ऐसे मार खाते देखकर सोयोन सारे बॉल्स इधर फेंक देती है और यहाँ आकर इन लोगों से कहती है कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे। तो ये सभी तो इससे डरकर यहाँ से भागने लगते हैं। सोयोन जंगवो से कहती है कि तुम ऐसे चुपचाप लेटे रहो तो ये लोग तुम्हें और नहीं मारेंगे। पर जंगवो इसकी बात नहीं सुनता और वो उन लड़कों को बॉल फेंक कर मारता है और कहता है कि तुम लोग रुक क्यों गए, अभी तो मजा आना स्टार्ट ही हुआ था। और फिर इन लोगों को मारने आता है और ये सभी जंगवो की खूब धुलाई कर देते हैं। सोयोन ये सब देखकर शॉक में होती है। उसे याद आने लगता है कि उसके डैड ने भी उसे ऐसे ही मारा था। फिर स्कूल की छुट्टी होने के बाद सोयोन देखती है कि जंगवो ने उसका अम्ब्रेला उसके लॉकर में टंगा दिया है। तो वो अपना अम्ब्रेला लेकर स्कूल से जाने लगती है। तभी सामने इसे जंगवो नजर आता है जो कि बारिश की वजह से कहीं जा नहीं पा रहा था। सोयोन यहाँ आकर फिर से अपना छाता इसकी तरफ बढ़ाती है, पर वो तो इससे डर रहा होता है। ये देखकर सोयोन रोने लगती है और इसे बताती है कि मैंने किसी को नहीं मारा और ना ही मैं कभी किसी को मारूंगी। ऐसा बोलकर वो रो रही होती है और फिर से कहती है कि अम्ब्रेला लेकर अपने घर चले जाओ, नहीं तो तुम भीग जाओगे, तो तुम्हारी चोट और भी ज्यादा दर्द देगी। पर जंगवो तो इसकी बात नहीं सुनता और वो पीछे होकर बारिश में भीगने लगता है और सोयोन से कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, मैं तो बस तुम्हें छाता देना चाहता था और कुछ भी नहीं। पर सोयोन को तो इसके चिल्लाने से भी कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि उसे इन सब की आदत थी, सभी लोग उसे ऐसा ही ट्रीट करते थे। वो तो उससे कहती है कि मेरी वजह से तुम भीग गए और फिर वो उसे सॉरी बोलकर यहाँ से चली जाती है। फिर जंगवो उसकी सारी बातें याद करने लगता है और घर जाते हुए सोयोन भी उसके बारे में सोचती है। तभी सोयोन को उसी घर से आवाज आती है तो वो जाकर देखने लगती है, मगर नर्स उस पर चिल्लाकर विंडो बंद करने को कहती है। तभी यहाँ सोयोन की मॉम आ जाती हैं और उससे कहती हैं
कि तुम पागल हो गई हो, जो छाता होने के बावजूद भी भीगते हुए आई हो। उसकी मॉम अम्ब्रेला ओपन करती हैं तो इसमें एक कार्ड लगा होता है जिसमें जंगवो ने लिखा था कि ये छाता इस जगह की सबसे फेमस लड़की सोयोन का है। ये पढ़कर सोयोन तो बहुत खुश हो जाती है, मगर उसकी मॉम कहती हैं कि अगर इतना ही फेमस होने का शौक है तो इसमें अपने पापा का नाम लिख दो, और लगता है तुम तो फेमस होके बहुत खुश हो। ये कहकर उसकी मॉम छाता लेकर चली जाती हैं। और यहाँ पार्क में हम जंगवो को देखते हैं जो कि झूला झूलते हुए सोयोन के बारे में अभी भी सोच रहा होता है, और फिर वो उसे ढूंढने निकल जाता है। और जो भी लेडी उसे रास्ते में दिखती है तो वो उनसे पूछता है कि क्या आप जानते हो कि सोयोन नाम की लड़की कहाँ रहती है। दूसरी तरफ हम घर में सोयोन को देखते हैं जो कि अपनी डायरी में जंगवो के बारे में लिखती है कि अगर मैं कोई मर्डरर की बेटी नहीं होती तो क्या तब हम अच्छे दोस्त बन सकते। और तभी यहाँ पर इसकी मॉम खाना लेकर आ जाती हैं और उसे चिल्लाती हैं कि तुम छाता को बाहर रखो, रूम में नहीं। तभी इन लोगों के डोर में कोई नॉक करता है और जंगवो भी सोयोन को ढूंढते हुए उसके घर के बाहर तक पहुंच जाता है। और वो सामने देखता है कि सोयोन अपनी मॉम को रोक रही होती है, पर उसकी मॉम चुप नहीं होती और वो उस लेडी को चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को नहीं मारा और ना ही तुम्हारे बच्चे को, तो तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो। मेरे हस्बैंड ने जो किया था उसे उसकी सजा मिल चुकी है, तो अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो लेडी कहती है कि मेरा बेटा मरा है, तो आखिर उसके मर्डर की बेटी क्यों जिंदा है। तुम मुझे मेरा बच्चा लाकर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सोयोन की मॉम सोयोन को उन लोगों को देने लगती है और कहती है कि ये लो मेरी बेटी, तुम लोग इसे मार डालो और इसके साथ जो करना है कर लो, मेरा पीछा छोड़ दो। पर सोयोन तो रोते हुए अपने मॉम को पकड़ लेती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मर जाओगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। और ये सब देखकर जंगवो को बुरा लगता है। तभी डिटेक्टिव किम भी यहाँ आकर देखने लगते हैं। फिर सोयोन उस लेडी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि सब मेरी गलती है। तो इसकी मॉम चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो। ऐसी ज़िंदगी से अच्छा होगा कि हम दोनों कहीं जाकर मर जाते हैं। और तभी सोयोन यहाँ जंगवो को देख लेती है और उसे बहुत एम्बैरेस फील होता है कि जंगवो ने उसकी ये सारी हालत देख ली, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है। जंगवो भी उसके लिए परेशान होकर उसके पीछे जाता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर जंगवो सोयोन को ढूंढते हुए पार्क में जाता है और इसे जैसे ही सोयोन दिखती है तो वो बहुत खुश हो जाता है और फिर उसका एक शूज वापस करता है। पर सोयोन तो इससे अपने आप को छुपाने लगती है, तो वो इससे कहता है कि तुम मुझसे छुपो मत। एंड देन कहता है कि मर्डर की बेटी सोयोन, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर सोयोन शॉक्ड हो जाती है और उसे देखने लगती है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जंगवो सोयोन को पार्क में ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। पर यह सुनकर तो सोयोन को यकीन ही नहीं होता और वो उससे पूछती है कि तुम मेरे फ्रेंड क्यों बनना चाहते हो। जिस पर जंगवो कहता है कि क्या तुम मेरी फ्रेंड नहीं बनना चाहती। तो सोयोन जल्दी से कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। फिर ये सुनने के बाद जंगवो यहाँ से भागने लगता है और सोयोन इसके पीछे जाती है और इससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो गए। तभी जंगवो इसके बाल में कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगा देता है और कहता है कि तुम ऐसी ज्यादा अच्छी लगती हो, इसलिए अगली बार ऐसी क्लिप लगा कर आना। और हाँ, मैंने तुम्हें इग्नोर किया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। ये सुनकर सोयोन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों ही स्माइल करने लगते हैं। फिर सोयोन जंगवो को फॉलो करती है और वो इससे कहता है मुझे बस एक दोस्त चाहिए जो बारिश के समय अपना छाता दे सके, और तुम अपना बताओ। पर सोयोन तो चुप होके बस इसके पीछे भागती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डिटेक्टिव किम सोयोन की मॉम से मिलने गए होते हैं। मॉम कहती है कि क्या अब वो लोग मुझे भी जेल में डालना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे पकड़ने आए हैं। मैं बस भूलने ही लगी थी कि वो औरत यहाँ आकर मुझे मारने लगी। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप नेबर से पूछ सकते हैं। वैसे तो वो लोग मेरी साइड नहीं लेंगे, लेकिन आप तो मुझे जानते हो ना,
ये सब बोलते हुए सोयोन की मॉम बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं। तो डिटेक्टिव किम इन्हें सॉरी कहते हैं और बताते हैं कि असली खूनी पकड़ा जा चुका है। इसका मतलब आपके पति ने कोई खून नहीं किया था। ये सुनकर तो सोयोन की मॉम शॉक्ड ही हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम मैडम कांग के बेटे ह्यूंग-जून को देखते हैं, जो कि उस घर की विंडो से झांक रहा होता है और वो सोयोन को देखते ही खुश हो जाता है। पर जंगवो भी यहाँ सोयोन के साथ आया था, इसीलिए वो छुपकर दोनों को देखने लगता है। सोयोन यहाँ पर जंगवो को अपना घर दिखा रही होती है और कहती है कि ये मेरा घर है, छोटा है ना? तो जंगवो कहता है कि हाँ बहुत छोटा है और मेरा घर तो बहुत बड़ा है। ये सुनकर सोयोन एम्बैरेस हो जाती है। तो जंगवो कहता है कि मेरा घर बड़ा है लेकिन तुम्हारा घर जैसा अच्छा नहीं है। फिर यहाँ हम जंगवो के डैड तैजून को देखते हैं। असिस्टेंट उन्हें बताता है कि ह्यूंग-जून के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला और हम हॉस्पिटल में उसे ढूंढ रहे हैं। तो तैजून पूछता है कि वो नर्स कहाँ है, ज़रूर उसे कुछ पता होगा कि ह्यूंग-जून कहाँ है। फिर हम मैडम कांग की नर्स को देखते हैं, जिसके पास पैसों का बैग होता है और मैडम कांग की बात को याद करती है। उसने कहा था कि तुम्हें ही अब इन पैसों को संभालने होंगे और तैजून के बेटे जंगवू को किडनैप करना होगा, तभी हम सब यहाँ से बचकर निकल पाएंगे। पर यह नर्स नहीं मान रही होती है। तो मैडम कांग उसे समझाती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो तैजून उसे भी जान से मार देगा। अब ये सोचते हुए नर्स जंगवू की फोटो देख रही होती है और उसने मैडम कांग के बोलने पर शेयरमैन के बैंक से पैसे निकाल लिए होते हैं और वो एक बैग लेकर जैसे ही घर से बाहर आती है तो यहाँ पर तैजून अपने गार्ड्स के साथ पहुंचकर इसे रोक लेता है और इससे पूछता है कि वो इतने दिनों से कहाँ थी। इस पर ये बताती है कि मैं अपने होम टाउन गई थी। तो तैजून इसे कहता है कि उस औरत ने मेरे डैड के दिए हुए पैसे चुराए हैं, जो कि मेरे हैं और वो तुमसे ही बहुत नज़दीक है, तो तुम पता लगाओ कि आखिर वो पैसे कहाँ हैं। जिस पर नर्स कहती है कि मेरी तो उस औरत से बात भी नहीं होती। फिर तैजून इसे समझाता है कि वो ह्यूंग-जून को ढूंढ रहे हैं। फिर तैजून उससे कहता है कि अब तुम्हें ही ह्यूंग-जून को ढूंढना होगा, क्योंकि तुम हॉस्पिटल एंड वहाँ के लोगों के बारे में ज़्यादा जानती हो। ये ऑर्डर देकर तैजून बाहर जाता है और अपने गार्ड से कहता है कि इस पर नजर रखना, अगर इसने उस बच्चे को छुपाया है तो हमें पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगवू भागते हुए स्कूल आता है सोयोन से मिलने के लिए, पर तभी क्लास में देखता है कि कुछ बच्चे सोयोन की बेंच पर कलर लगा रहे होते हैं उसे परेशान करने के लिए। ये देखकर जंगवू को बहुत गुस्सा आता है। वो इन लोगों से फाइट करने लगता है। तभी सोयोन भी यहाँ आकर सब देख लेती है कि जंगवू उसके लिए फाइट कर रहा है। तभी इन लोगों को पता लगता है कि टीचर आ रही हैं। ये सुनकर सोयोन जल्दी से बुली करने वाले लड़कों को हक कर लेती है और सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर टीचर यहाँ आकर इस लड़के को चिल्लाने लगती है कि वो स्कूल में डेटिंग कर रहा है और फिर क्लास स्टार्ट हो जाती है। जंगवू पीछे मुड़कर सोयोन को देखने की कोशिश करता है तो वो अपना चेहरा किताब से छिपा लेती है। फिर लंच टाइम में पूरी स्कूल सोयोन के बारे में ही मजाक करने लगते हैं कि कोई लड़का आखिर उसे कैसे डेट कर सकता है और वो छुपकर सुन रही होती है। तभी जंगवू इसे लेकर बाहर बात करने आता है और उससे कहता है कि हमने डिसाइड किया था ना कि अब से हम एक दूसरे के दोस्त हैं, तो तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो। जिस पर सोयोन कहती है कि जब तक हम स्कूल में हैं तब तक तुम मुझे इग्नोर ही करो, हम दोनों सीक्रेट फ्रेंड्स रहेंगे। तो जंगवू कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे सीक्रेट्स नहीं पसंद। तो सोयोन इसे समझाती है कि स्कूल में सभी मुझसे नफरत करते हैं और जिन लोगों को मेरे डैड के बारे में पता है वो सब मुझसे नफरत ही करते हैं, इसीलिए अगली बार से तुम मेरे लिए कभी फाइट मत करना। तो जंगवू पूछता है कि तुम क्या चाहती हो, कि मैं बस बैठकर तुम्हें टॉर्चर होता हुआ देखता रहूं। सोयोन कहती है कि मैं अपने लिए फाइट कर लूंगी। देखो, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तो अब से मैं तुम्हें बचाऊंगी, उन लोगों से प्रोटेक्ट करूंगी। अब सोयोन क्लास में लंच कर रही होती है। तभी कुछ बच्चे आकर उसके ऊपर दूध बॉक्स फेंकने लगते हैं और शर्त लगाते हैं कि जो भी डस्टबिन में बॉक्स को डालकर गोल करेगा तो उसे 1000 वॉन मिलेगा। मगर ये सब जंगवू से बर्दाश्त नहीं होता
वो उन लोगों पर चिल्लाने वाला था, पर तभी सोयोन अपनी बेंच से उठकर डस्टबिन में सारे बॉक्स डालने लगती है और फिर सभी को गुस्से में देखती है तो वो लोग डर जाते हैं। ये देखकर जंगवो खुश हो जाता है और वो एक बॉक्स को डस्टबिन में फेंक कर गोल कर लेता है और उस लड़के से पैसे लेकर यहाँ से जाते हुए सोयोन से पूछने लगता है कि क्या तुम भी मेरे साथ स्नैक्स खाने चलोगी। ये सुनकर तो सोयोन शॉक्ड ही हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल के सभी बच्चे सोयोन और जंगवो को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये लड़का आखिर उस नंबर 27 को डेट कैसे कर सकता है। और यहाँ सोयोन जंगवो से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने बोला था ना कि हम सीक्रेट दोस्त रहेंगे। तो जंगवो कहता है कि मैंने भी तो बोला था कि मुझे सीक्रेट्स पसंद नहीं। तो वो कहती है कि अब ये लोग मेरे साथ तुम्हें भी बुली करेंगे। तभी एक स्टूडेंट इन दोनों के ऊपर डस्टबिन का सारा कचरा गिरा देता है। फिर जंगवो सोयोन को समझाता है कि तुम्हारे पास अब मेरे जैसा दोस्त है, इसीलिए अब तुम्हें सर झुकाने की जरूरत नहीं, तुम अपना सर ऊपर रखो, नहीं तो मैं तुम्हें सच में इग्नोर करूंगा। ये सुनकर सोयोन भी सर उठाकर जूस पीने लगती है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। घर जाते हुए सोयोन गुस्सा होती है तो जंगवो पूछता है कि अब मैं तुमसे ज्यादा फेमस हो गया हूँ, इसीलिए तुम जेलस हो रही हो ना। तो वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे मजाक कैसे कर सकते हो, बताओ अब मैं तुम्हारा क्या करूँ। तो वो कहता है कि मेरे पीछे से ये सारे नोट्स निकाल दो। सोयोन गुस्सा होकर कहती है कि देखो वो लोग तुम्हारे साथ भी यही कर रहे हैं, पर जंगवो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हंसता रहता है। इतने में ये दोनों देखते हैं कि ह्यूंगजून जिस घर में है उस घर में आग लग गई है। ये देखकर सोयोन जंगवो को बताती है कि इस घर में एक बच्चा है, हमें उसे बचाना होगा। और फिर दोनों दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। जंगवो के हाथ में चोट भी लग जाती है, फिर भी ताला तोड़कर ये लोग ह्यूंगजून को बाहर निकाल लेते हैं। पर वो तो यहाँ से तुरंत भागने लगता है क्योंकि उसके पैर में पहले से ही चोट लगी थी, इसीलिए वो ज्यादा दर्द सह नहीं पाता। और सोयोन और जंगवो जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इसे बहुत ज्यादा चोट लगी है जिसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, इसीलिए अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाओ। तो जंगवो अपने स्टेप मॉम को कॉल करके उन्हें प्लीज करता है कि आप यहाँ आ जाइए, पर वो मान ही नहीं रही होती। तभी जंगवो के डैड फोन लेकर जंगवो से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो जंगवो को बताना पड़ता है कि मेरे एक दोस्त के घर में आग लग गई थी और उसी घर के एक छोटे बच्चे को चोट आई है। ये सुनकर जंगवो के डैड कहते हैं कि मैं किसी को भेजता हूँ, और फिर कॉल रखने के बाद उसकी स्टेप मॉम को चिल्लाने लगते हैं कि तुम भूलो मत कि तुम बस मेरी नाम की वाइफ हो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम जंगवो का ख्याल रख सको। फिर नेक्स्ट सीन में हम नर्स को देखते हैं। एक लेडी उसे कॉल करके बता देती है कि उसके घर में आग लग गई थी और उस घर में जो बच्चा था वो मर्डर की बेटी के साथ हॉस्पिटल गया है। ये सुनकर नर्स तुरंत यहाँ से भागकर जाने की कोशिश करती है, पर देखती है कि हर जगह तैजून ने गार्ड्स को उस पर नजर रखने के लिए खड़ा किया है, पर ये कैसे भी करके पीछे वाले रास्ते से बाहर आ जाती है। और फिर वो जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर पहुँचती है तो ये यहाँ जंगवो को देखकर वही फोटो याद करती है कि यही तैजून का बेटा है जिसे इसे किडनैप करना है। जंगवून यहाँ सोयून को एक लॉकेट देकर बताता है कि ये उसी बच्चे का है। फिर इसके बाद जब ह्यूंगजून को होश आता है तो वो अपना लॉकेट ढूंढने लगता है जो कि उसकी मॉम ने उसे दिया था। तभी सोयून लॉकेट उसे दे देती है और ह्यूंगजून उससे कहता है कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तभी यहाँ नर्स आकर ह्यूंगजून को उठाकर ले जाने लगती है और सोयून इसे रोक भी नहीं पाती, जिसके बाद ये नर्स चुपके से यहाँ से चली जाती है और जंगवो भी इसे नहीं देख पाता। फिर सोयून उसे रोकने के लिए उसके कार के पीछे भागने लगती है और जंगवो उसके पीछे। यहाँ कार में ह्यूंगजून नर्स से कहता है कि मुझे मेरी मॉम से मिलना है। तो वो इससे कहती है कि देखो तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो गया है, तुम्हें पता भी है जिस लड़के ने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था वो लड़का ताइजून का बेटा है, वही आदमी जिसने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की ये हालत की है। फिर यहाँ हम जंगवो को देखते हैं जो अपने घर आता है और देखता है कि उसके डैड सभी एम्प्लॉयज पर चिल्ला रहे होते हैं। तभी जंगवो की स्टेप मॉम इसे समझाती है कि अभी अपने डैड के पास मत जाओ, वो गुस्से में है, और हाँ अपनी हरकतों में जरा सा सुधार लाओ,
नहीं तो तुम्हारी वजह से मुझे भी सुनना पड़ेगा। ये बोलकर वो जाने लगती है तो जंगवू कहता है कि क्या आप मुझे एक चांस नहीं दे सकती? हम दोनों अच्छे से भी तो रह सकते हैं ना, एक फैमिली की तरह। तो स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड ने तुमसे कहा था ना कि वो सब कुछ तुम्हें दे देंगे, तो आखिर तुम और लालची क्यों बन रहे हो? और हाँ, मुझे ब्लेम मत करो क्योंकि तुम्हारे डैड की वजह से ही आज मैं ऐसी हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम सुयोन को देखते हैं जो अपने घर पहुँचती है। तभी इसकी मॉम सारे कपड़े निकालकर बैग में रखने लगती हैं और सोयोन से कहती हैं कि अब से हम यहाँ नहीं रहेंगे, वैसे भी यहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं है। सोयोन अपनी मॉम के साथ डिटेक्टिव किम के घर आ जाती है और मिस्टर किम की बेटी जिनका नाम यूनजो है वो उनसे गुस्सा होकर यहाँ से बाहर चली जाती है क्योंकि उसे लगा कि उसके डैड ने अपने लिए न्यू वाइफ ला ली है। यहाँ मिस्टर किम सोयोन की मॉम को समझाने लगते हैं कि उन्हें कॉल करके यहाँ आना चाहिए था, मैं जल्दी आपके लिए घर का इंतजाम कर दूंगा। जिस पर सोयोन की मॉम कहती है कि बस कुछ समय के लिए हमें यहाँ रहने दो, जब मेरी सुयोन बड़ी हो जाएगी तो हम खुद यहाँ से चले जाएंगे, बट तब तक के लिए मैं आपकी बेटी का भी ख्याल रख लूंगी। तो मिस्टर किम कहते हैं कि लेकिन मैंने अपनी बेटी को इस बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है। तभी मिस्टर किम को कॉल आता है और वो एक शॉप जाते हैं जहाँ यूनजो अलग अलग ब्रेड के पैकेट्स को खोलकर खा रही होती है और मिस्टर किम उसे बताते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए प्लीज ऐसा मत करो। तो वो कहती है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास पैसे होंगे, तभी तो आप अपने लिए एक न्यू वाइफ और एक बेटी लेकर आए हो। और वो जल्दी से शॉप की आंटी को भी ये सब बताने लगती है। उधर सोयून की मॉम उसे समझा रही होती है कि अब से हम यहाँ एक नई पहचान के साथ रहेंगे और हाँ, जल्द ही मैं तुम्हारी स्कूल भी चेंज कर दूंगी। तो सोयून अपनी मॉम को मनाने लगती है कि प्लीज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो बताती है कि मेरा एक दोस्त बन गया है जो मुझे मेरे नाम से बुलाता है। तो सोयोन की मॉम को यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ हम जंगवू को देखते हैं, सोयोन से मिलने आता है तो उसे पता लगता है कि वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। फिर ये अपसेट होकर पार्क में जाता है और इसे यहाँ सोयोन मिल जाती है। फिर सोयोन जंगवू को अपना नया घर दिखाती है और कहती है कि ये वाला घर बड़ा है। फिर ये दोनों यहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। सोयोन उससे कहती है कि जैसे तुमने मुझे ये क्लिप गिफ्ट की थी वैसे ही मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी, वो भी बारिश के टाइम पे। तभी यूनजो सोयोन को आवाज देकर पूछती है कि तुम मेरे घर के सामने क्या इस लड़के को किस करने वाली थी? तो सोयोन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर यूनजो जंगवू को आवाज देती है तो वो इसे अपना नाम बताने लगता है, पर यूनजो तो उसे देखती ही रह जाती है कि ओ गॉड, आई मीन ओ माई गॉड, ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, और शर्मा के अपने घर के अंदर भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम तैजून को देखते हैं जो कि उसी घर में आता है जहां यूंगजून को रखा गया था। इसका असिस्टेंट इसे बताता है कि यहाँ पर आग लग गई थी और यूंगजून को जंगवू ही हॉस्पिटल लेकर गया था। फिर तैजून असिस्टेंट को समझाता है कि इस बारे में जंगवू को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। अब अगले दिन सुयोन और जंगवू स्कूल से साथ में बाहर आ रहे होते हैं और सभी इन दोनों को देखकर बातें करते हैं, इसीलिए सोयोन को जंगवू के लिए अच्छा नहीं लगता। फिर बस से जाते हुए जंगवू सोयोन से पूछने लगता है कि आखिर वो उसे क्या गिफ्ट देने वाली है, पर सोयोन तो सो रही थी। पर तभी अचानक से बस के हिलने की वजह से दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाता है, जिस वजह से जंगवू तो शॉक रह जाता है। फिर दोनों जल्दी से स्टॉप पे उतरकर चलने लग जाते हैं। यहाँ जंगवू को इतना चुप देखकर सुयोन इससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, पर जंगवू उसे कुछ नहीं बताता और उसे सामने देखकर चलने के लिए कहता है। तभी रास्ते में एक लाइट खराब हुई होती है तो जंगवू उसे ठीक करने लगता है। तभी दोनों ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और डिटेक्टिव किम भी दूर से इन दोनों को देख लेते हैं। वो जल्दी से दोनों को लेकर घर आते हैं और साथ में डिनर करने बैठते हैं। यहाँ सुयोन की मॉम जंगवू से पूछती हैं कि क्या तुम ही सुयोन की वो दोस्त हो जिसकी वो हर समय बात करती रहती है। और यहाँ डिनर करते हुए जंगवू सुयोन को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तो मिस्टर किम एज अ टिपिकल डैड इसके कान पकड़कर इसे बाहर ले जाते हैं
और वो जंगवू को फाइटिंग सिखाने लगते हैं और सोयोन और युनजो भी बाहर बैठकर ये सब देख रही होती हैं। युनजो सोयोन से कहती है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो सोयोन यहाँ पर मान लेती है कि हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ, पर शायद वो बस मुझ पे तरस खाता है और कुछ नहीं। ये सुनकर युनजो कहती है कि ऐसा मत बोलो और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। तभी यहाँ सोयोन की मॉम आकर उसकी तारीफ करती हैं कि वो आज बहुत अच्छी लग रही है और वो उसे भी सभी के साथ खेलने भेजती हैं। जिसके बाद डिटेक्टिव किम तीनों बच्चों के साथ खेलने लगते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, ट्रस्ट मी, ये ड्रामा बहुत अच्छा है, बस आप देखते जाओ। पार्ट 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं जंगवू सोयोन के घर पे डिनर करता है और ये सभी मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। फिर डिटेक्टिव किम जंगवू को उसके घर तक छोड़ने भी जाते हैं और उसका घर देखकर कहते हैं कि तुम अच्छे घर से हो। तभी यहाँ जंगवू का डैड तैजून आ जाता है और डिटेक्टिव किम उसे हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाते हुए बताते हैं कि मैं जंगवू के फ्रेंड का डैड हूँ। पर तैजून तो इसे कुछ जवाब नहीं देता और वो जंगवू को चिल्लाकर घर में आने को कहता है। यहाँ डिटेक्टिव किम सोचते हैं कि बेटा तो अच्छा है पर डैड नहीं। फिर तैजून यहाँ जंगवू को समझाता है कि दोबारा उस पुलिस ऑफिसर से मिलने की कोई जरूरत नहीं, पर जंगवू नहीं मानता और कहता है कि डैड, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं उन अंकल से फिर मिलूंगा। फिर नेक्स्ट डे स्कूल की छुट्टी का दिन था, इसीलिए सुयोन और जंगवू दोनों ही अपने घर पे होते हैं और दोनों ही बारिश का इंतजार करते हैं क्योंकि सुयोन जंगवू को बारिश में गिफ्ट देने वाली है। अब तभी बारिश होने लगती है और दोनों ही अपने घर से निकलते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। सुयोन अपनी मॉम से अम्ब्रेला ले लेती है और उन्हें बताती है कि वो जंगवू से मिलने जा रही है। फिर रास्ते में हम देखते हैं जंगवू को एक बंदा बेहोश करके उसे गाड़ी में डाल रहा होता है और सुयोन ये सब देख लेती है और गाड़ी के पीछे जंगवू को आवाज देते हुए भागने लगती है। तभी ये किडनैपर सुयोन को भी कार के अंदर ले लेता है क्योंकि उसने उस आदमी का फेस देख लिया था। जंगवू को किडनैप करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि नर्स ही होती है। यहाँ वो ह्यूंग जून से कहती है कि चलो अब हम तुम्हारी मॉम से मिलने जा रहे हैं। फिर ये लोग उस बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं जिसमें तैजून ने मैडम कांग को बंद करके रखा है। यहाँ वो विंडो से झांककर अपने बेटे ह्यूंग जून को देखकर खुश हो जाती है और फिर वो तैजून के असिस्टेंट से कहती है कि तैजून को यहाँ बुलाओ। तैजून तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ आकर उससे पूछता है कि अब जल्दी से बता दो कि तुमने पैसे कहाँ रखे हैं। पर मैडम कांग तो इससे कहती हैं कि वो इसे पैसे नहीं देंगी और उल्टा ये तो तैजून को धमकी देती हैं कि अगर वो चाहता है कि उसका बेटा सेफ रहे तो वो उसे यहाँ से जाने दे। पर ये सुनकर तैजून को गुस्सा आ जाता है। वो अपने गार्ड्स को मैडम कांग को मारने का ऑर्डर दे देता है और फिर यहाँ से जाते हुए जल्दी से जंगवू की स्टेप मॉम को कॉल लगाकर उससे पूछता है कि जंगवू घर पे है या नहीं। फिर यहाँ इस बारे में नर्स को भी पता लग जाता है कि तैजून ने मैडम कांग को मरवा दिया है, इसीलिए वो डर कर तुरंत ह्यूंग जून को यहाँ से लेकर जाने लगती है और उसे समझाती है कि तैजून ने पहले तुम्हारे डैड को मारा और अब तुम्हारी मॉम को, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो वो हमें भी मार देगा। देखो, अभी मैं तैजून के बेटे जंगवू के जरिए अपने आप को और तुम्हें बचाऊंगी। जब तक जंगवू हमारे पास है वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा और फिर हम यहाँ से कोई और कंट्री चले जाएंगे। और यहीं दूसरी तरफ जंगवू को होश आ जाता है। वो सुयोन से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई। तो सुयोन इसे रोते हुए बताती है कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और इन लोगों ने मुझे भी पकड़ लिया। तभी जंगवू को एक टूटी हुई कांच की बोतल नजर आती है और वो कांच से अपनी रस्सी काटने की कोशिश करने लगता है। तभी उन दो किडनैपर्स में से एक बंदा यहाँ आके इन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। सुयोन और जंगवू जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और जंगवू इस किडनैपर से कहने लगता है कि तुम मेरे डैड को कॉल करो, तुम्हें जो चाहिए मेरे डैड तुम्हें दे देंगे। पर यह बंदा तो सुयोन को गंदी नजरों से देखता है और उसे यहाँ से लेकर जाने लगता है। उससे कहता है चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारी रस्सी खोल रहा हूँ। तभी जंगवू जोर से चिल्लाने लगता है तो ये किडनैपर उसके मुंह पे टेप लगा देता है और उसे पैर से मारने लगता है। तभी सुयोन उसे डंडे से सर पे धीरे से मारती है तो ये गुस्सा हो जाता है और वो इससे कहने लगती है कि तुम मेरे पास मत आना क्योंकि मैं एक मर्डर की बेटी हूँ
और यहाँ जंगवू अपनी रस्सी काटने की कोशिश करते हुए इस आदमी को सुयोन के साथ ये सब करते देखकर रोने लगता है कि वो उससे सुयोन को बचा नहीं पाया। तभी वो दूसरा आदमी यहाँ आकर उस आदमी को चिल्लाने लगता है कि आखिर वो इस लड़की के साथ ये सब कैसे कर सकता है। अब जंगवू की रस्सी खुल जाती है और वो देखता है कि उस आदमी ने सोयोन को बहुत ज्यादा मारा है, जिसकी वजह से वो बेचारी उठ भी नहीं पा रही है। जंगवू ये देखकर बस रो रहा होता है और तभी जंगवू को बाहर जाने का रास्ता नजर आता है। फिर वो सुयोन को छोड़कर यहाँ से बाहर चला जाता है और वो तो बस इसे जाते हुए देख रही होती है। यहाँ ये दोनों किडनैपर्स जंगवू को जाते देखकर उसका पीछा करने लगते हैं और तभी जंगवू को यहाँ टेलीफोन नजर आता है। वो जल्दी से अपने डैड को कॉल करके यहाँ का लोकेशन बताता है और कहता है कि डैड, मेरी फ्रेंड अभी भी वहाँ फंसी हुई है, प्लीज आप जल्दी से यहाँ आकर उसे बचाओ। पर तैजून इसकी बात नहीं सुनता और अपने असिस्टेंट से कहकर जंगवू को अकेले ही घर ले जाने का ऑर्डर दे देता है। जंगवू बस अपने डैड के सामने प्लीज प्लीज कहने लगता है कि प्लीज आप सुयोन को बचा लो। दूसरी तरफ हम नर्स को देखते हैं जो कि किडनैपर को कॉल लगाती है। तभी कार के सामने सुयोन आ जाती है और वो हेल्प के लिए कहने लगती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी यूमजून इसे देखते ही पहचान लेता है, मगर नर्स तो इसे मारने वाली थी। तभी यूमजून इसे देखते ही पहचान लेता है और वो नर्स को मना करता है कि वो सुयोन को ना मारे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डिटेक्टिव किम को पुलिस की कॉल आ जाती है। वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सुयोन और जंगवू बंद थे और तभी मिस्टर किम को यहाँ सुयोन की क्लिप मिल जाती है और वो बहुत डर जाते हैं और दोनों को ढूंढने निकल पड़ते हैं। यहाँ जंगवू अपने डैड को मना रहा होता है कि डैड प्लीज आप सुयोन को बचा लो। तो तैजून कहता है कि तुमने उस लड़की को आखिर अकेला छोड़ा ही क्यों? अब अगर उसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारे ऊपर शक जाएगा कि तुमने उसे मारा है। ये बोलकर वो जाने लगते हैं। तो जंगवू कहता है कि डैड, अगर आप सुयोन को बचा लोगे तो जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। पर तैजून इसकी बात नहीं सुनता और इससे कहता है दोबारा पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व मत करना। दूसरी तरफ सुयोन की मॉम परेशान होकर उसे ढूंढने निकल रही होती हैं। तभी यहाँ डिटेक्टिव किम इन्हें रोकते हैं। तो वो कहती हैं कि जरूर उस विक्टिम की फैमिली ने मेरे सुयोन के साथ कुछ किया होगा। उसने बोली थी कि वो मेरी बेटी को जिंदा नहीं देख सकती। प्लीज आप उन्हें जाकर बता दो कि सुयोन के डैड ने किसी को नहीं मारा और आपने असली खूनी को भी पकड़ लिया है। तो डिटेक्टिव किम कहते हैं कि उन लोगों का इन सब से कोई लेना देना नहीं है और आप फिक्र मत करो, मैं सुयोन को ढूंढ लूंगा। पर सुयोन की मॉम तो उसकी बहुत फिक्र करते हुए रोने लगती हैं। यहाँ डिटेक्टिव किम की बेटी उनसे गुस्सा हो जाती है कि आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि सुयोन के डैड असली मर्डर नहीं थे। दूसरी तरफ जंगवू को सुयोन के सपने आ रहे होते हैं। वो अपने डैड से कहने लगता है कि आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप सुयोन को वापस लेकर आओगे, पर आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जंगवू बस सुयोन का नाम लेते हुए रोए जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जंगवू की छोटी बहन उसकी बहुत चिंता कर रही थी। तभी यहाँ सुयोन की मॉम जंगवू को आवाज देने लगती है और जंगवू को बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि उसने सुयोन को वहाँ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। यहाँ सुयोन की मॉम आवाज करती है तो गार्ड्स उन्हें भगाने आ जाते हैं। तभी यूनजो मौका देखकर घर में चली जाती है जंगवू से मिलने और यहाँ वो देखती है कि ये डर कर चुप रहा होता है। यूनजो इससे पूछने लगती है कि सुयोन कहाँ है, वो तो तुमसे मिलने गई थी ना। पर जंगवू कुछ नहीं कहता। तो यूनजो इसे सुयोन की डायरी दिखाने लगती है और बताती है कि वो तुम्हें कितना पसंद करती थी, तो आखिर तुम उसे ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हो। देखो, हमें सुयोन को ढूंढना होगा, मुझे उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। तभी यहाँ जंगवू की स्टेप मॉम आकर यूनजो को घर से बाहर निकालने लगती हैं। फिर जंगवू ये डायरी पढ़ता है जिसमें सोयोन ने सिर्फ जंगवू के बारे में लिखा था। इसे पढ़ने के बाद जंगवू को एहसास होता है कि सोयोन इसे कितना ज्यादा पसंद करती थी और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव किम को कॉल आती है और उन्हें पता लगता है कि सुयोन के जूतों पर जो खून मिला था उससे पता चला है कि उसको सिर्फ बुरी तरह से मारा ही नहीं बल्कि उसका रेप भी किया गया था। ये सुनकर डिटेक्टिव किम बहुत शॉक्ड रह जाते हैं और अपनी बेटी यूनजो से कहते हैं
कि अब मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने सुयोन के साथ ये सब किया, और ये सब मैं सिर्फ डिटेक्टिव होने के नाते नहीं बल्कि एक पिता होने के नाते करूंगा। फिर नेक्स्ट डे डिटेक्टिव किम को कैप्टन की कॉल आती है कि उन्हें इस केस में इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं, पर मिस्टर किम नहीं मानते और कहते हैं कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा क्योंकि ये मेरी बेटी का सवाल है। तो कैप्टन इसे धमकाते हैं कि अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। फिर भी डिटेक्टिव किम नहीं मानते। यहाँ तैजून का असिस्टेंट उसे इस बारे में बता देता है कि वो डिटेक्टिव किसी की भी बात नहीं सुन रहा है। आफ्टर दैट डिटेक्टिव किम जंगो के घर पहुंच जाते हैं और तैजून को बताते हैं कि सुयोन के साथ वहां जंगो था, इसीलिए अभी सारा शक उसी पे है कि उसने सुयोन के साथ कुछ किया है। तभी जंगो यहाँ आकर डिटेक्टिव किम से कहता है कि आप इतना लेट क्यों आए हैं, और फिर जंगो खुद अपने आप को अरेस्ट करवा लेता है। जंगो को यहाँ से ले जाते हुए मिस्टर किम उसे बताते हैं कि उन्होंने ये बस उसे अरेस्ट करने की एक्टिंग करी, उसे उसके घर से बाहर लाने के लिए, और ये बात तैजून को पता होती है। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि जंगू को जाने दो उस लड़की को ढूंढने के लिए, तभी वो शांत होगा। फिर इसके बाद जंगू यहाँ मिस्टर किम को सब बताने लगता है कि सुयोन मुझे बचाने आई थी, पर मैं डरपोक उसे वहीं छोड़कर भाग आया। तभी मिस्टर किम उसे बता देते हैं कि असल में सुयोन के डैड असली मर्डर नहीं थे और मुझसे गलती हो गई, और इस बारे में मैं सुयोन को बता भी नहीं पाया कि वो एक मर्डर की बेटी नहीं है। जंगो तो ये सुनकर शॉक्ड होता है और वो याद करने लगता है कि मर्डर की बेटी के टैग की वजह से सुयोन ने कितना ज्यादा सफर किया है। और फिर वो मिस्टर किम से कहने लगता है कि हम दोनों मिलकर सुयोन को जरूर ढूंढ लेंगे और फिर आप उसे ये सब बता देना। फिर जंगो सारी चीजें याद करते हुए मिस्टर किम को उन दोनों किडनैपर्स के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद मिस्टर किम पुलिस की मदद से उन दोनों आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं, और उनमें से एक जिसने सुयोन के साथ ये सब गलत काम किया था वो बताता है कि उसने सुयोन को नदी में फेंक दिया था। अब यहाँ पूरे क्राइम सीन को रिवाइंड किया जाता है और न्यूज में ये सब आ रहा होता है। जंगवू एयरपोर्ट पे ये सारी न्यूज देखकर सुयोन के लिए रो रहा होता है। फिर वो अपनी अमेरिका जाने वाली फ्लाइट को छोड़ देता है और पार्क में आकर सुयोन को याद करने लगता है। अब यहाँ जंगवू को अपने डैड पे शक होने लगता है और वो उनके रूम में जाकर उनका ड्रॉर चेक करता है, जहाँ इसे इसका फोन मिलता है। तभी जंगवू के फोन की रिंग बजती है और वो कॉल उठा लेता है। कॉल पे सुयोन जंगवू का नाम लेने लगती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, पर तभी कोई उसका फोन लेकर कॉल काट देता है। यहाँ नर्स सुयोन से फोन छीन लेती है और ह्यूंग-जून से कहती है कि मैंने बोला था ना कि हमें इस लड़की को यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए, ये हमें फंसा देगी। तो ह्यूंग-जून कहता है कि इसने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं भी इसे बचाना चाहता हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ जंगवू अपने डैड से फोन मांग रहा होता है तो वो इससे कहते हैं कि अब वो लड़की मर चुकी है, पर जंगवू कहने लगता है कि डैड वो जिंदा है, उसने मुझे कॉल किया था, प्लीज आप फोन दे दो, मुझे उससे बात करनी है। पर तैजून इसकी बात नहीं सुनता और इसका फोन फेंक कर तोड़ देता है। फिर जंगवू रोते हुए अपने डैड से पूछता है कि आप तो सुयोन को कभी ढूंढना ही नहीं चाहते थे, है ना? तो तैजून कहता है कि हाँ, वो एक मर्डर की बेटी है, तो आखिर मैं ऐसी लड़की को क्यों बचाने की कोशिश करूं? जिस पर जंगवू कहता है कि डैड आपने मुझसे कहा था कि आप सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हो, तो प्लीज आज से ऐसा मत करना, क्योंकि अब से मैं भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता। ये बोलकर जंगवू यहाँ से चला जाता है और वो डिटेक्टिव किम से मिलने पहुँचता है और उन्हें बताता है कि सुयोन जिंदा है और अब से मुझे सिर्फ आप पे ही भरोसा है, मुझे पता है आप उसे ढूंढ लेंगे, सो प्लीज आप सुयोन को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। दूसरी तरफ नर्स ह्यूंग-जून से कहती है कि तुमने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया है, और वो उसका लॉकेट लेकर जाने लगती है। तो ह्यूंग-जून कहता है कि आप सिर्फ लॉकेट से पैसे नहीं निकाल पाओगी, मेरी मॉम ने बताया था कि जब तक मैं 18 साल का नहीं हो जाता तब तक कोई भी पैसे नहीं ले सकता, इसलिए अब आपको मेरे साथ सुयोन को भी यहाँ से लेकर चलना होगा, क्योंकि मैं सुयोन के बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। और फिर ह्यूंग-जून सुयोन को समझाने लगता है कि जंगवू ने तुम्हें छोड़ दिया है, तभी उसने तुम्हारा कॉल भी कट कर दिया और दोबारा कॉल भी नहीं किया।
उसने तुम्हें धोखा दिया है। न्यूज़ में भी तुम सबके लिए मर चुकी हो, इसीलिए अब तुम मेरे साथ यहाँ से चुपचाप चलो। पर सुयोन को तो ये सब सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जंगवू ने उसे धोखा दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव किम इस बारे में पता कर लेते हैं कि सुयोन को नर्स ने पकड़ रखा है। वो यहाँ उसे ढूंढने भी पहुँच जाते हैं। जंगवू को भी कॉल करके बता देते हैं कि अब वो सुयोन को जल्द ही वापस लेकर आएंगे। ये सुनकर जंगवू बहुत खुश हो जाता है और नर्स को तैजून का कॉल आता है। तैजून कहता है कि मुझे बस पैसे और ह्यूंगजून चाहिए। वो तो उसे पकड़ने भी पहुंच जाता है, पर यहाँ टाइम पे नर्स सुयोन और ह्यूंगजून के साथ कार से निकल जाती है एयरपोर्ट जाने के लिए, और उसने फेक पासपोर्ट भी निकलवा लिया था। पर तभी डिटेक्टिव किम उनके कार का पीछा करने लगते हैं और सोचते हैं कि वो सुयोन को जरूर ढूंढ लेंगे। पर तभी अचानक से मिस्टर किम की कार खाई में गिर जाती है, जिसके बाद जंगवू सुयोन की मॉम और युनजो के साथ मिलकर मिस्टर किम के फ्यूनरल के लिए गया होता है। यहाँ वो डिसाइड कर लेता है कि अब से वो मिस्टर किम की जगह सुयोन को ढूंढने के मिशन को पूरा करेगा। और फिर ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। देखते ही देखते सभी बड़े हो जाते हैं और अब जंगवू भी मिस्टर किम की तरह एक डिटेक्टिव बन चुका है। इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप इस ड्रामा का पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो जो ये साइड में बॉक्स आ रहा है ना, आप उसे टच करो, पार्ट 4 ओपन हो जाएगा। और हाँ, अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में भी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हो। एंड बाकी के एपिसोड्स आते जाएंगे तो आप देखते जाना।